अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में, जहां आज शनिवार के कार्यक्रम में लग्न, नवांश और दशमांश का एक साथ अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। तुलनात्मक अध्ययन में कई बार चीजें जो है वो बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। जब आप लग्न कुंडली में आप अपने बैठे ग्रहों को देखते हैं, नवांश में जब उसे देखने लगते हैं, साथ ही साथ उसे प्रत्येक वर्ग चार्ट में जब आप देखते जाते हैं और फाइनली जब ग्रह की स्थिति जाकर के बलाबल्स के साथ मजबूती से बैठी हो, तब जाकर के वो कई बार हम लग्न कुंडली देखते हैं। और नवांश कुंडली में कुछ और स्थिति होती है, बाकी के अन्य चार्ट में उसकी स्थिति कमजोर होती जाती है, तो वो ग्रह बुरा परिणाम देता है। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमें कई बार प्रत्येक चार्ट को देखने की आवश्यकता होती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, पर कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात मैंने कल लग्न कुंडली का अध्ययन किया था। यहाँ पे कई बार जब मैं यहाँ पे नवांश बना देता हूं तो कुछ लोग जो है वो भ्रमित हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने नवांश यही बनाया है। ऐसा लगता है जैसे नवांश की जगह यही है। कोई बात नहीं। यहाँ पे अब आपको सीधे तरीके से मैं बता दूं कि नवांश की महत्ता कभी भी लग्न कुंडली से कमजोर नहीं होती है। इसे बीज कुंडली कहा जाता है। मतलब ये जा करके आपके फल देने के लिए इसकी जो है वो सार्थकता सिद्ध होती है। इसी वजह से इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है कि आपकी कुंडली में, नवांश कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर बात यहाँ पे सूर्य की करते हैं तो वो स्वग्रही बैठे हैं। यहाँ पे सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पे सूर्य जो है वो शुक्र के साथ सुख भाव के अधिपति होकर के अच्छे बैठे हैं। इसका मतलब है कि जातक के जीवन में, बाकी के अन्य चार्ट की अगर मैं बात करता हूं, जैसे होरा कुंडली में, तो होरा कुंडली में भी सूर्य जो है वो चंद्रमा के होरा में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य की दशा जातक के लिए अच्छी दिख रही है। D60 चार्ट में भी जो सूर्य की स्थिति बन रही है, वो मैं जो देख रहा हूं, उसमें सूर्य की स्थिति थोड़े बहुत मानसिक व्यय और कई बार व्यक्ति को नैतिकीय तत्वों में कमजोरी या आत्मबल में कमी, ये एक सामान्यतया उसको प्रभावित कर सकती हैं। और कई बार व्यक्ति को मोटिव कम होता है, मोटिव कम मिलता है, मतलब वो जो आत्मबल होना चाहिए वो थोड़ा सा कमजोर होता है। लेकिन सूर्य की स्थिति में जितना भी मिल रहा है उतना जातक के पक्ष में अच्छा ही कहूंगा। यानी कि आपकी कुंडली में सुखेश जो यहाँ के पंचमेश बन रहे हैं, संतान का सुख, और यहाँ के सुख भाव के अधिपति फिर से वापस बन जा रहे हैं और त्रिकोण में बैठे हैं। यहाँ भी वो त्रिकोण में और वर्गोत्तम हो रहे हैं। इस वजह से वर्गोत्तम ग्रह बली हो जाता है और अपने प्रभावों को और भी ज्यादा मजबूती से दिखाने वाला हो जाता है। इसका मतलब है कि सूर्य की दशा जातक की अच्छी जाएगी। चंद्रमा जन्म कुंडली में सुख भाव के अधिपति होकर के जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं। यहाँ वो कई बार संतति से दूरी या कष्ट देते हैं, या कई बार संतति का प्रेम व्यक्ति को देर से मिलता है। क्लियर है? क्योंकि त्रिक भाव के अधिपति आ गए ना। यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हुए हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा की दशा आरंभ में कई बार कष्टदायक भले हो, पर बाद में चल करके वो अच्छे परिणाम दे। अल्टीमेट उसका जो होता है परिणाम वो अच्छा होता है। यहाँ चंद्रमा जो बनते हैं वो त्रिक भाव के अधिपति बन करके जाकर के जन्म कुंडली में, यहाँ भी पंचम भाव में, यानी कि लग्न कुंडली में वो 6 नंबर की राशि में बैठे थे। यहाँ भी वो 6 नंबर की राशि में शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, धनेश के साथ बैठे हैं। तो धन में कई बार स्थिति फ्लक्चुएशन वाली आती रहेगी। व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है पर उसकी इनकम फिक्स होती है, लेकिन फिर भी उसको कई बार माता से दूरी और कई बार मतभेद या स्वास्थ्य में कमजोर होने की स्थिति भी मैं देख रहा हूं। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। चंद्रमा की दशा के बारे में अगर बाकी के चार्टों में देखते हैं तो चंद्रमा जो है वो कई बार व्यक्ति के मानसिक कमजोरी के कारण भी बनेंगे। व्यक्ति का मन चिंतित और हतप्रभ या परेशान रहे, पर इसकी दशा जो मैं देख रहा हूं वो जातक की कुंडली में सामान्यतः सुखदायी है, दुख नहीं है। और वैसे वो युवावस्था में भी बैठा हुआ है, जो ग्रह की बल की स्थिति बन रही है। सूर्य और चंद्रमा युवावस्था में है, संपूर्ण परिणाम अपना देखे जा रहे हैं, देते रहेंगे। तो ये दोनों ग्रह अगर जन्म कुंडली में ठीक हो रहे हों, किसी भी जातक की कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मजबूती से बन रही है, तो इसका मतलब है कि बाकी के जितने भी ग्रह बन रहे हैं वो सब आपके फेवर में आ रहे हैं।
और उत्तरायण में अगर जन्म हो तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात होती है। अगर ग्रह सम संख्या में ज्यादा बैठे हों, विशेषतया पापक नहीं शुभ ग्रह, तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती है। साथ ही साथ अगर जन्म कुंडली में कई ग्रहों का जो प्रभाव है वो युवावस्था का बन रहा हो तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है, खास करके मारक ग्रहों में अगर ये बात ना हो तो। अगर पापक ग्रह बहुत ज्यादा बलवान है, अगर खराब भाव के अधिपति छठे, आठवें और 12वें भाव के अधिपति बलवान होकर के, बली होकर के बैठे, तो कई बार समस्या ज्यादा बढ़ा देते हैं। इस वजह से उनका कई बार कमजोर होना ही ठीक होता है, सुप्त होना भी ठीक होता है। ये बात सूर्य और चंद्रमा की थी। अब भाई साहब की कुंडली में मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल आपकी कुंडली में 12वें का अधिपति है, जन्म कुंडली में पंचम में बैठेगा और कई बार क्रूरता और कठोरता देने वाला, दूर जाकर के वास करने वाला। ये मैंने कल ही चर्चा कर रखी है, ये कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है, ये पहला हिस्सा नहीं है। पहला हिस्सा आपको जस्ट इसके पिछले वाले कार्यक्रम में मिला था, जो रात में इसके जस्ट संख्या में जो इसका बैनर है उस पे आपको साइड में जो संख्या लिखी रहती है उसे ठीक एक पीछे कार्यक्रम जाकर के देखेंगे तो इसी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ कार्यक्रम के आरंभ में ही 2 बात मैं बताना भूल गया कि अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखा करिए प्रत्येक दिन के कार्यक्रम के कमेंट में, और रविवार वाला कार्यक्रम जरूर देख लिया करिए, ये बताना आवश्यक है। तो मैं मंगल पे था। मंगल यहाँ पे जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठ रहे हैं, जो व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा दिमागी, इनकी पत्नी, और बहुत ज्यादा चीजों को संक्रमित होकर के सोचने वाला, छोटी छोटी बातों पे दिमाग लगाने वाला, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल माइंडेड या पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है। अलग बात है कि वो कई बार सफल नहीं होती हैं, लेकिन वो कई बार उनके दिमाग में राजनीति चलती रहती है, चाहे वो परिवार के बारे में हो, चाहे हर छोटी बात को पकड़ करके बैठने के बारे में हो, चाहे चीजों को बहुत ज्यादा जो है वो हल्के में ना लेना, बहुत ज्यादा गंभीर बना देना, इशू क्रिएट कर देने वाली बात। तो ऐसा अगर है तो हमें विचार कर लेना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो, क्योंकि ये बात ग्रह हैं और ये ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते। व्यक्ति जो है वो अपने बारे में, कई बार इनकी जो दाम्पत्य की स्थिति है, क्योंकि गुरु भी पत्नी की कुंडली में नीच के हो रहा है और लग्न में बुध और केतु बैठे हैं, राहु यहाँ बैठा है, तो कई बार अपने मन का करने वाला या कई बार ऑप्टिमिस्टिक ना होकर के एक अलग तरीके का निगेटिव नेचर पाल लेता है। साथ ही साथ अपने बारे में सिर्फ व्यक्ति जो है वो प्रशंसा ही सुनना चाहता है। कई बार अपने ही बारे में अगर हम प्रशंसा सुनने लगे तो समझ लीजिए कि वो पतन का कारण बन रहा है, या फिर आपके पास बहुत ज्यादा भौतिकीय गुण वास कर चुका है, या फिर तामसिक वृत्ति या राजसिक वृत्ति का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। तो हमें इसको सीधे तरीके से नकार देना चाहिए, खुले दिमाग से, खुली भुजाओं से अपनी कमी को स्वीकार करने का, इनकी पत्नी को ऐसा भाव अपने अंदर विकसित करना होगा। जितना ज्यादा हो सके अपने दाम्पत्य को बेहतर बनाने के लिए जितना ज्यादा हो सके प्रेशर अपने अंदर रखिए और उसमें किसी भी तरीके का ठंडा ही ना रखिए, ये बात भी दिख रही है। हालांकि बुध लग्न में बैठे हैं, तृतीय भाव के अधिपति होकर के, चंद्रमा द्वितीय भाव में उच्च के हुए हैं, दाम्पत्य इनका कभी भी खराब नहीं है, पर पत्नी थोड़ी शंकालु प्रवृत्ति की और पॉलिटिकल माइंडसेट की आती है। यहां मंगल जो है वो जन्म कुंडली में उनकी उच्च राशि जन्म कुंडली के भाग्य भाव में और वहां से केंद्र में शनि के साथ बैठे हैं, तो व्यय होता रहेगा। व्यक्ति के जीवन में व्यय कभी कम होने वाला नहीं है और उसके पास भौतिकीय संसाधन को इकट्ठा करने का दबाव हमेशा रहेगा। मतलब कभी एक गाड़ी है फिर दूसरी गाड़ी की आवश्यकता दिख पड़े, एक चीज है घर में फिर दूसरे की आवश्यकता दिख पड़े, या फिर वो उसके पीछे भागता रहे, ऐसी भी स्थितियां बनती है। विदेश में रह करके व्यक्ति धन कमाए, बाहर का धन आए, ऐसी स्थिति बनती है। मतलब डॉलर में कमाए और रुपए में आकर के खर्च करे। कई बार अगर जन्म स्थान से निकट भी आना चाहे तो कष्ट हो जाता है, इस वजह से व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर ही रहे तो ज्यादा बढ़िया होता है। ये मंगल की बात है। बुध जन्म कुंडली में धन और पंचम के अधिपति कारक होते हैं और जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर के अपना उच्च भी, उनका उच्चत्व जो है वो प्रभाव कमजोर कर रहे हैं शुक्र, वहां पे बैठ करके तृतीय भाव के अधिपति के साथ और रोगेश के साथ। यहाँ पे अगर आप बुध की बात करते हैं तो वो लग्न में बैठ रहे हैं और यहाँ पे भी वो रोग भाव के और ऋण भाव के अधिपति कई बार पत्नी को दे देने से धन फंस जाता है। जैसे ससुराल पक्ष को कोई पैसे दिए तो वहां टक गए, भाई अपने साले साहब को कोई पैसे दिए तो वहां टक गए। तो ऐसे अगर हो सके तो उनको थोड़ा सा वहां पे आपको वो मैनेज करना होगा। यहाँ पे जो बुध की बात बन रही है वो ठीक हो जा रही है, मतलब कर्म क्षेत्र के लिए और व्यक्ति के कम्युनिकेशन के लिए, व्यक्ति के जो है वो तेज और तीव्र बुद्धि के लिए ये चीजें ठीक बन रही हैं। और बुध और चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पे अच्छा होगा, व्यक्ति को साहसिक, व्यक्ति को कम्युनिकेटिव और व्यक्ति को मित्रता करने वाला बना रहा है। ये बात मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूं बुध के को लेकर के। बुध की दशा और मंगल की दशा आपकी कुंडली के लिए, मंगल की दशा थोड़ी कमजोर जा सकती है क्योंकि आपकी कुंडली के लिए वो मारक होते हैं और इस दशा काल में व्यक्ति की कुंडली में माता को कष्ट होता है
कई बार पिता को भी कष्ट होता है, पत्नी को भी कष्ट होता है, खुद भी व्यक्ति जो है वो कई बार बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर को पाल लेता है। और दाम्पत्य में तो उतनी कष्ट की स्थिति नहीं है, पर पिता को और लाभ को भी कष्ट नहीं है, क्योंकि लाभ पे भी उसकी मित्र की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे माता को कई बार वो कष्ट देते देखे जा रहे हैं। उग्रता, व्यग्रता, चंचलता ज्यादा रहे और हेडेक ज्यादा मिलता है व्यक्ति को, कई बार घाव, फोड़ा, फुंसी आदि की समस्या भी बनती रखी जा रही है। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताइएगा, मैंने कल सुबह में जो कार्यक्रम बनाया था, आप लोग उसे जाकर के देखिए। उसमें मैंने बहुत ही शांति से बात की है। तो मुझे ये जरा बताइए कि आप लोग मुझसे कैसा चाहते हैं? बहुत तेज, बहुत लाउड बोलना, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक दिखाना अपने आप को? कई बार आप, जैसे होता क्या है बताता हूं, सामने से जो कार्यक्रम बनता है वो बहुत अच्छा बनता है, पर जब आप उसी व्यक्ति से बात करने जाते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के, तो वो बड़ा अच्छा बात नहीं करता, या उससे अनुभव बड़ा अच्छा नहीं होता। ये सीधी सी बात है। मतलब वो वीडियो में तो बहुत अच्छा बन रहा है, पर पर्दे के पीछे वो ठीक नहीं है। मैं वो नहीं होना चाहता। मैंने ये बात देखी है कि मैं जब भी बहुत जोर से बोलता हूं, एकदम चिल्ला करके या फिर जल्दी जल्दी, तो वो बात आपको कनेक्ट नहीं करती है। पर मैं धीरे धीरे ही बोलना चाहता हूं। पर वस्तुतः होता क्या है कि जब धीरे धीरे बोलता हूं तो मेरे दिमाग में ये बात डर पैदा करती है कि कहीं सामने वाला ये ना समझ जाए कि मैं झिझक में बोल रहा हूं, या मेरे पास मैं डर रहा हूं, या मेरे पास अनुभव की कमी है, ज्ञान की कमी है। ये दोनों ही नहीं है। मैं खुद को ज्ञानी नहीं मान रहा, पर कुंडलियों के धन के मामले में बात, ये मैं अपने इसकी बात बोल रहा हूं। तो आप लोग कल का कार्यक्रम जाकर के देखिए, सुबह वाला, जहां मैंने बहुत ही उस व्यक्ति की कुंडली से अपने आप को अटैच किया था और उससे जोड़ करके अपने आप को रख करके वो कुंडली का अध्ययन किया था। मैं भी दरअसल बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला करके थक जाना नहीं चाहता, और मैं भी बहुत ही आराम से ही बात करना चाहता हूं, और दरअसल कुंडली को वक्त देना चाहता हूं। पर क्या है ना कि ये कंपटीशन का समय है, और यहाँ पे आपको एनर्जेटिक दिखाना पड़ता है खुद को कि आप भरे पूरे हो। भले ही आप बात करने में कैसे हैं, भले ही आपसे अपॉइंटमेंट लेने के बाद कैसा अनुभव व्यक्ति करता है, तो ये है, उसमें जाकर के बताइए। और दूसरी बात कि मैं सामान्यतया ऐसे ही, जैसे अभी बोल रहा हूं ना, ऐसे यही हूं, ऐसा ही हूं मैं। अगर जोर से बोला है तो वो मेरा डर था, जो पहले के कार्यक्रम में दिख जाता था। अगर बहुत ज्यादा लाउड बोला है, वो भी मेरा डर है, या खुद को बहुत ज्यादा तरीके से मजबूत दिखाने का वो चेष्टा हो सकता है, ऐसा कर सकता है। पर ऐसा ही हूं मैं, धीरे धीरे, आराम से, बिना समय को भागे, आराम से काम करना अपने हिसाब से। तो मुझे जरूर बताइएगा आप लोग कैसा पसंद करते हैं? जल्दी जल्दी फास्ट मूव करना और जल्दी जल्दी भाग जाना, जल्दी जल्दी बता देना कि है ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैं वो नहीं चाहता, ऐसी स्थिति। ये बुध की और मंगल की बात थी। बुध आपकी कुंडली में हस्त नक्षत्र में अवस्था युवा की बैठी है, क्योंकि डिग्री जो है वो उनकी बनी हुई है 13 डिग्री की, वो अच्छे बैठे हैं। नवांश कुंडली में भी उनकी स्थिति आप देख ही रहे हैं, लग्न में बैठे हैं। तो ग्रह अगर जन्म कुंडली में अच्छे भाव का अधिपति नहीं हो रहा है और लग्न में बन रहा है, तो थोड़ी सी कमजोरी दिखेगी। मतलब आपको यह समझना होगा कि अब वहां पे रश आ रहा है, वहां पे वो अब अपना नेगेटिव पावर भी दिखाएगा। नवमांश के बाद दशमांश कुंडली में वो धन भाव के और साथ ही साथ फिर से वापस पंचम भाव के अधिपति, मतलब ग्रह फिर से अपने आप को उसी स्थिति में लेके आ रहा है और अपने ही राशि में बैठा है, और चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह के साथ। जिसपे गौर करिए तो किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन चंद्रमा है, आगे गुरु बैठे हैं, पीछे केतु, पर कोई बात नहीं है। यहां पे अगर देख रहे हैं तो केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है, राहु अपनी राशि के बैठे हैं। तो व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को, यहां भी राहु अपनी राशि के, यहां भी राहु अपनी राशि की, जो डिग्री है उसके आधार पर लग्न और दशमांश में कोई बदलाव विशेष नहीं देख रहा हूं, वो अच्छा ही देख रहा हूं। इस वजह से ये एक अच्छी बात है। तो ये बड़ी अच्छी बात जो मैं देख रहा हूं कि व्यक्ति की कुंडली में राहु का प्रभाव हमेशा है, वो बहुत ज्यादा मायावी है, बहुत ज्यादा धीरे 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 दिमाग में बैठने वाला है, और पॉलिटिकल है। वो कर्म को लेकर के और काम को लेकर के बिल्कुल ही बहुत ज्यादा एरोगेंट भी हो सकता है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, ऐसा वाला भाव। तो बुध आपकी कुंडली में मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छी स्थिति में है। उनकी स्थिति बाकी की कुंडलियों में, जो जैसे होरा कुंडली में भी देख रहा हूं और D60 चार्ट में भी देख रहा हूं, तो मुझे थोड़े से कभी कभी प्रभाव में कमजोरी, कई बार बहुत ज्यादा अपने आप को प्रूफ करना पड़े बुध की दशा में, ऐसा संभव है। लेकिन वो आपकी कुंडली के हिसाब से अच्छे परिणाम ही देंगे। उनकी दशा में आपके मन की शांति बनी रहेगी, वो भंग नहीं होगी। क्लियर है? गुरु जन्म कुंडली के अष्टम और एकादश में के अधिपति अच्छे नहीं होते इस कुंडली में। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए वो अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते, और अच्छे होते भी नहीं है। जाकर के कहां बिगाड़ रहे हैं? धन को देर से आना, मेहनत करके आना, मशक्कत से आए, कई बार धन सही जगह पे खर्च होने के लिए बेताब हो,
गलत जगह पे खर्च हो जाए, धन आने से पहले खर्च होने की स्थिति में चला जाए, या फिर कई बार उसका एस्टिमेटेड वे में बना होता है कि यहाँ आएगा तो यहाँ जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो ये स्थिति दिख रही है। उसकी पांचवी दृष्टि यहाँ पे रोगी और पेट को कई बार या व्यक्ति के स्वभाव को कई बार जो है वो व्यावसायिक नेचर देती है। यहाँ पे गुरु नीच के हुए हैं, मतलब कमजोर, क्योंकि यहाँ पे आप जब गौर करते हैं तो मेष लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पे बातचीत कई बार पति पत्नी में कम हो, ऐसा संभव है। और ये अगर मैं विचार करता हूं तो अभी ऐसा हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा। खास करके 2023 से लेकर के 26 तक की जो बात होगी वो थोड़ी सी ऐसी ज्यादा हो सकती है जहां आप लोगों में बातचीत कम हो, या आप दोनों ही रिजर्व रहने लगे, या अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएं, जिससे परिवार का माहौल थोड़ा सा दुखद बनता है। तो हमें उस चीज पे फोकस करने की आवश्यकता होगी कि जब कभी भी गुरु में शनि का अंतर आए तो हमें थोड़ा सावधान होना होगा। वैसे गुरु और शनि का संबंध आपकी कुंडली के लिए अच्छा बना है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। सप्त सप्तम के सिद्धांत के अंतर्गत दोनों ही कुंडली में बहुत अच्छे तो नहीं होते, क्योंकि पापी भाव का अधिपति है, लाभेश है, तो धन लाभ एक तरफा कराता है। लेकिन कहीं ना कहीं अष्टम भाव के शनि व्यक्ति को उस समय कुछ दर्द, कुछ रोग, कुछ पेट की परेशानी, कुछ मांसपेशियों का दर्द, कुछ हड्डियों का दर्द, कुछ गैस्ट्रिक पेशेंट वगैरह भी बना देते हैं। तो आपको इस पे भी ध्यान रखना होगा। कर्म के लिए यही शनि जो है वो मंगल के साथ बैठे हैं। व्यक्ति को बाहर ही रह करके धन कमाना चाहिए। उसके पास बाहर का ही धन है और साथ ही साथ उसके पास मेंटल जो पीस है वो कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए बनाया हुआ होता है, उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। कम पैसों पे नौकरी करने का भी दबाव कई बार काम करेगा, या कई बार व्यक्ति को एक्स्ट्रा हार्ड वर्क भी करना पड़ता है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, या कई बार अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेट रखने का दबाव भी उसके ऊपर रहता है। ऐसी बात भी दिख रही है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में लग्न और छठे के अधिपति यहां जन्म कुंडली में नीच के बैठे थे, और साथ ही साथ यहां पे अगर शुक्र बैठे हैं तो वो भी वर्गोत्तम, यहां भी भाव से पंचम में, यहां भी भाव से पंचम में। मित्र के साथ बैठे हैं शनि के साथ, जो कि इस कुंडली के लिए दशम के अधिपति। तो गौर करिए, दशम और सप्तम के अधिपति, पत्नी भी काम करने वाली हो सकती है, अगर वो काम करें तो ज्यादा बढ़िया है। अगर घर पे बैठी हैं तो उनको भी कोई काम जरूर ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन अगर बैलेंस बन पाए तो। अगर बात करें तो सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं यहाँ शुक्र, और जन्म कुंडली में पंचम में बैठे हैं। कई बार व्यक्ति जो होता है वो प्रेमी किस्म का होता है, पर अपने नेचर को फॉलो करने वाला होता है, वो एडजस्टेबल नहीं होता है, और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे उसकी अनुरक्ति ज्यादा होती है, और कई बार वो बहुत ज्यादा अपने आप को अनुभवी समझ लेता है या नहीं है ये तो उसकी कुंडली पर निर्भर करती है बात, पर कई बार ऐसा होता है। यहाँ गुरु बैठे हैं नीच के, इस वजह से कई बार व्यक्ति को अपनी पत्नी से ऐसा कई बार कम हो कि वो कुछ भी आपके साथ सपोर्ट करने के लिए चाहें पर वो दे ना पाए, या कई बार आपके लिए वो खड़ी रहना चाहती हैं पर परिस्थिति उनके अनुकूल ना हो। ऐसे चाहे वो स्वास्थ्य से बीमार हो, चाहे उनका मन थोड़ा सा कमजोर हो, ऐसी स्थिति, मतलब जितना उनसे रिसोर्स आपको मिलना चाहिए, जितना वो देना चाहिए, वो कई बार वो चाहते हुए भी आपकी पत्नी नहीं दे पाती। कर्म क्षेत्र के लिए ये गुरु छठे में बैठे हैं और वो होते हैं जन्म कुंडली में लाभ के अधिपति। किसी को देना नहीं है, हो सकता है तो लेबर बढ़ा देना चाहिए, काम जितना ज्यादा हो सके अत्यधिक मात्रा में करने का प्रयास करना होगा, और बल भी बढ़ाने की स्थिति बन रही है, ये स्थिति बन रही है। अब आपकी कुंडली में शुक्र के बाद गुरु और गुरु के बाद शुक्र की स्थिति बनी, ऐसी स्थिति में अगर गुरु को यहां देखा तो वो ठीक बने, और गुरु नवांश कुंडली में जो बने हैं वो तो ठीक बने हैं, नीच के बने हैं लेकिन कमजोर हैं थोड़े से, भाग्य का बल, और पत्नी में हो सकता है कि धार्मिकता, उनका जो प्रभाव है, थोड़ा सा मंत्र जप वाला या दूसरों की सेवा भाव वाली स्थिति जो है वो थोड़ी सी कमजोर हो, ऐसा मैं संभवतः कह सकता हूं। पर अवस्था में वो ठीक है, इस वजह से परिणाम देते रहेंगे। 100% वो ग्रह आपको अपनी दशा में परिणाम देता रहेगा। बाकी D12 चार्ट में, D2 चार्ट में भी अगर मैं देख रहा हूं तो गुरु आपकी कुंडली में मेहनत करवा सकते हैं, मशक्कत बढ़ सकती है, और कई बार उनकी दशा बहुत ज्यादा जो है वो मील का पत्थर भी साबित हो जाती है। शनि भी जो है वो, या शुक्र भी आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ही परिणाम करेंगे, मिले जुले से दोनों। आपकी कुंडली में शुक्र की दशा में व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अपने ज्ञान के पक्ष को और भी ज्यादा उस पर काम करने की आवश्यकता हो जाती है। जब कभी गुरु में शुक्र आए तो, गुरु में शनि आए तो ऐसी स्थितियां बनती हैं आपकी कुंडली में, ये बात बन रही है। ये आपकी कुंडली है। अब एक बात और बताता हूं, सांसारिक सुख इस कुंडली में ज्यादा दिख रहा है, आध्यात्मिक सुख इस कुंडली में थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पे गुरु कमजोर, यहाँ पे भी बहुत अच्छे नहीं बैठे तुला, यहाँ भी बहुत अच्छे नहीं है। इस कुंडली में गुरु एक तरफा थोड़े से कमजोर मुझे दिख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को अपने अंदर गुरुत्व को बढ़ाना होगा। गुरुओं की पूजा अपने घर में अगर जहां भी हो सके तो भगवत नाम की चर्चा, श्री हरि, जय गणेश,
श्री गणेशाय नमः। भगवान के मंदिर का निर्माण अपने घर में जरूर करें। अगर हो सके तो वास्तु दोषों का कोई प्रभाव ना हो, इसका ख्याल रखें। वास्तु दोष किसी भी प्रकार से न बन रहा हो। जिस चीज की जहां पे आवश्यकता होती है, जो रसोई घर जहां होना चाहिए आग्नेय कोण में, जो पूजा घर ईशान कोण में वही हो, जो नैऋत्य कोण में आपका जो है वो स्नान घर वगैरह या नहाने का या वॉशरूम वगैरह हो, वो वहां पे बने, तो वो चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए। अगर हो सके तो अपने आप को बहुत ज्यादा गंभीर बनाइए, और भी ज्यादा, आप तो गंभीर पहले से ही हैं, अगर हो सके तो उसको और भी ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच देना चाहिए। साथ ही साथ अगर ये बात बन सके तो अपने बड़े, अगर कोई लोग हैं जो गुरुत्व रखते हैं या गुरु बन सकते हैं, तो उनसे गुरु दीक्षा ले लेना चाहिए और अपने अंदर गुरुत्व जो गुरु मंत्र होता है उसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये बात बनती है। एकादशी का व्रत व्यक्ति को करना चाहिए, कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए, दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन कर लेना चाहिए। अपने घर में दुर्गा जी की बड़ी सी तस्वीर या फिर आप विश्वकर्मा की पूजा भी कर सकते हैं, गजानन गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। इससे आपका बल और यश बढ़ता है। पंचम भाव के अधिपति हैं, पंचम में बैठे हैं, थोड़े कमजोर हैं क्योंकि शुक्र के साथ बैठ गए हैं नीच के, और चंद्रमा के साथ बैठे हैं जो कि तृतीय भाव का अधिपति है। इस वजह से थोड़े से धन की कमजोरी के प्रभाव में मैं स्थितियां देख रहा हूं। वैसे कोई विशेष डरने की बात नहीं है। ये आपकी कुंडली है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोलेंगे गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, अभ्यास से युक्त होकर के और प्रत्येक चीजों में सिर्फ मुझे देखता रहे या फिर किसी अन्य चीज का कोई चिंतन ना करे, तो वो अवश्य ही मुझे प्राप्त कर ही लेता है। जिस चीज को ऊर्जा देंगे वही चीज तो निकलेगी और वही चीज आपको प्राप्त होगी। बस इतनी सी बात है कि आपका अधिकतम वक्त जो है वो कहां जा रहा है, इस संसार में फंसने के लिए या यहां से निकलने के लिए। अगर जपेंगे तो निकलेंगे, दूसरी चीज की माला जपेंगे तो उसमें फंसेंगे। बस ये समझने वाली बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।